Hello guys, welcome back to my channel Saurabh Singh Lecture. Today we are study about most important topic for class 12th. प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं क्लास 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आज का क्लास आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास को अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप कवर पेज पे देख चुके होंगे कि यह क्लास 12th से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो टाइम वेस्ट न करते हुए आते हैं हम लोग टॉपिक पर, और लेसन का नाम लिखते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी और एफ ब्लॉक के तत्व, जिसको हम लोग कहते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आप 11th और 12th में पढ़ चुके होंगे, यस पी, जैसे आपको पता है कि जो पीरियोडिक टेबल होता है, जो आपका आवर्त सारणी होता है, आवर्त सारणी में 4 प्रकार के ब्लॉक पाए जाते हैं। एक होता है एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। आपको पता है कि यस और पी ब्लॉक के बीच में आपका क्या पाया जाता है? डी ब्लॉक पाया जाता है। और जो एफ ब्लॉक रहता है वह आपका क्षैतिज रेखा में, यानी कि कह सकते हैं कि सबसे नीचे सतह पर उसको रखा के जाता है। और आप कहते हैं कि यस ब्लॉक किसे कहते हैं, पी ब्लॉक किसे कहते हैं, डी किसे कहते हैं और एफ किसे कहते हैं। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं अकॉर्डिंग टू अबाव रूल, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में प्रवेश करता है तो उसे यस ब्लॉक का तत्व कहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोष में प्रवेश करता है उसे उस ब्लॉक का तत्व कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात कर दिया सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और आपको पता होगा इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1 हो जाता है। और आपको पता है कि यह जो सोडियम है, सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में प्रवेश किया, इसलिए आप पहचान के बता सकते हो कि यह जो सोडियम होता है, सोडियम यस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है, जैसे अभी आपको बोल दिया जाए कि डी ब्लॉक किसे कहते हैं, एफ ब्लॉक किसे कहेंगे, तो आप बोलेंगे कि जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है तो उसे डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। जैसे लिख दिया मैं जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल किया जाता है तो यह हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 हो जाता है। ठीक है, यहां पे गिनती कर लीजिएगा 10 10 20 और 30। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो आपका इसके बाद वाला जो इलेक्ट्रॉन था, अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो वह किस में प्रवेश किया? डी उपकोष में प्रवेश किया। इसलिए हम लोग इसको कौन सा ब्लॉक का तत्व कहते हैं? डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। ठीक है। अब ये बात की बात है कि डी ब्लॉक में यह ट्रांजिशन एलिमेंट्स है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहते हैं। तो आप बोलेंगे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, और आपको बताएंगे ट्रांजिशन मेटल होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, हेडिंग बनाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिसको कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। बोला जाएगा कि जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी उपकोष में प्रवेश करता है, तो
उसे डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद डी ब्लॉक का जो तत्व होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो डी ब्लॉक का तत्व होता है उसमें कई प्रकार की श्रेणियां पाई जाती हैं, जैसे 3D, 4D, 5D एंड 6D श्रेणी या सीरीज पाई जाती है। यहां पे लिख लीजिएगा डी ब्लॉक में निम्नलिखित, डी ब्लॉक में निम्नलिखित श्रेणियां उपस्थित होती हैं। उपस्थित होती हैं। जैसे नंबर 1 बोल दिया जाता है 3D श्रेणी, इसको बोला जाएगा 3D सीरीज। 3D सीरीज। दूसरा हो जाता है आपका 4D श्रेणी, इसको बोला जाता है 4D सीरीज। 4D सीरीज। और तीसरा हो जाता है आपका 5D श्रेणी, और 5D श्रेणी को हम लोग कहते हैं 5D सीरीज कहते हैं। 5D सीरीज। और लास्ट आपका आता है 6D श्रेणी, जिसको हम लोग 6D सीरीज कहते हैं। 6D सीरीज कहते हैं। आया समझ में? अब जैसे आपको पता होना चाहिए कि 3D किसे कहेंगे, 4D किसे कहेंगे, 5D किसे कहेंगे और 6D कहेंगे, इसलिए आप लोग इसके बाद आगे हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं और हम एक पीरियोडिक टेबल बनाएंगे और पीरियोडिक टेबल के माध्यम से आपको समझाएंगे कौन सा आपका 3D श्रेणी, कौन सा 4D, कौन सा 5D और कौन सा 6D श्रेणी के तत्व हैं। तो आते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में समझते हैं। पीरियोडिक टेबल कैसे बनेगा? आपको पता है कि जो आपका आवर्त सारणी होता है, जो पीरियोडिक टेबल होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें 18 समूह होते हैं। कितने समूह? 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। चलते हैं हम लोग उसको पीरियोडिक टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए पीरियोडिक टेबल बना लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में टोटल आपके पास 7 आवर्त होते हैं। 7 आवर्त 18 समूह होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए भाई, यह बन गया आपका एक आवर्त। एक आवर्त। और इधर आपका एक होता है आपका हीलियम। हीलियम, इसको हम लोग दिखा देते हैं यहां पे। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं, गिनती कर लेते फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अच्छा 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 18 आपको बनाना है। इसमें आपके पास इस टाइप में हो जाएंगे 3-3 आपके बन जाएंगे अभी। ठीक है, मतलब एक आवर्त 2 3 4
5 6 आवर्त, और एक आवर्त हम बना देते हैं यहाँ पे, एक आवर्त यहाँ पे बना देते हैं, और यह टोटल आवर्त कितने हो गए आपके पास? टोटल आवर्तों की संख्या हो गई 7। ये हो जाएगा आपका ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड, ग्रुप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, और ये हो जाएगा आपका ग्रुप 18। और जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग अक्रिय तत्वों का समूह कहते हैं, और अक्रिय तत्वों के समूह को हम लोग जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। चलते हैं अब इसके बाद, आपको पता है कि यहाँ पे जो आपका बनता है नीचे वह होता है आपका एफ ब्लॉक। ये हो जाता है आपका एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक में कौन कौन से तत्व को आपको भरना है उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। अभी हम यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि यह जो आपका ब्लॉक होता है, इस ब्लॉक को हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक, और ये वाला जो साइड वाला रहता है इसको कहते हैं पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, और ये जो आपका बीच में रहता है इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि डी ब्लॉक के तत्व आपके बीच में पाए जाते हैं। और ये जो आपका नीचे बना है इसको बोला जाता है एफ ब्लॉक। ठीक है, क्या बोला जाता है? एफ ब्लॉक। अब देखिए सबसे पहले हम लोग कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। आप लोग को लग रहा होगा कि कितना ही बेहतरीन, बहुत आसान तरीके में मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2। मैं लिखूंगा केवल और केवल एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर से आप पहचान लोगे कौन सा आपका 3D, कौन सा 4D, कौन सा 5D, कौन 6D। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18 19 20 21 22 23 24 25 26 7 8 चलिए सबके बारे में लिख देते हैं हम लोग। 37 यहाँ पे, 46 47 48 49 50 51 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसके बाद आके हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं, और आपको बोला जाता है कि एटॉमिक नंबर 18 से लेकर परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक के जो सभी तत्व होते हैं, परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक के जो सभी तत्व होते हैं वह आपके कहलाते हैं लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे हो जाएगा 72 71 73 74 5 6 7। मतलब यहाँ पे 57 के बाद अब रुक जाइएगा, तब यहाँ पे क्या बना लीजिएगा 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70, और लास्ट में हो जाएगा 71। 71 यहाँ पे गड़बड़ हो गया। 5 6 7 8। ठीक है, इसको बना लीजिए इस टाइप में, डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से तत्व आपके एफ ब्लॉक के तत्व हैं। एफ ब्लॉक के तत्व कौन कौन से, इसको आप बड़े आसानी से पहचान पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट। अब इसके बाद 78 के बाद आएगा आपका 79 आ जाएगा, 79 79 80 81 82 83 84 85 एंड 86। अब यहां पे हो जाएगा आपका 87 से स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट। अब देखिए अब यहां से कहां से स्टार्ट होगा, 87 87 88 89
ठीक है। अब 90 से लेकर 103 मतलब 90 से 103 के जो सभी तत्व होते हैं उसको एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व कहा जाता है। मतलब कहां से 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। ठीक है। अब यहां पर जाएगा आपका 103 के बाद अब यहां लिखेंगे 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 16, 17 और यहाँ पे 118। ठीक है। तो अब आप पहचान लोगे कि यह आपका कैसे हम लोग निकाल पाएंगे कौन सा आपका यस ब्लॉक का है, कौन सा पी ब्लॉक का है, कौन सा डी और कौन सा एफ। तो आपको पता है कि यस और पी ब्लॉक के बीच में कौन सा ब्लॉक पाया जाता है, आपका डी ब्लॉक पाया जाता है। और यह जो आपका एफ ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक को पूरे यस पी डी के नीचे रख दिया जाता है और दो क्षैतिज रेखा में इसको रखा जाता है। और इसमें दो प्रकार के समूह पाए जाते हैं, एक होता है आपका लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व और एक होता है आपका एक्टिनाइड श्रेणी हो जाता है। ठीक है। यह चीजें आपको समझ में आई। अब देखिएगा आपको यह समझ में आ रहा होगा कि यह जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में कितने कितने श्रेणी आपको दिखेंगे, 1 2 3 4 श्रेणी आपको दिख रहे हैं। तो पहली जो श्रेणी होती है डी ब्लॉक का जो पहला श्रेणी होता है उसको 3D श्रेणी कहा जाता है। कौन सी श्रेणी, 3D श्रेणी। और 3D श्रेणी के जो तत्व होते हैं वह कहां से कहां तक होते हैं, 21 से लेकर परमाणु क्रमांक 21 से लेकर कहां तक, देखो भाई 21 से लेकर कहां तक, 30 तक। परमाणु क्रमांक 21 तक, 21 से लेकर 30 तक के जो सभी तत्व होते हैं वह 3D श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि आप बोलेंगे कि जब परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसको हम लोग 3D श्रेणी का तत्व कहते हैं। आए समझ में, 3D क्यों कहा जाएगा, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में प्रवेश करेगा, इसलिए इसको 3D श्रेणी का तत्व कहा जाएगा। अब 4D क्यों कहा जाता है, तो बोला जाएगा कि जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर 4D उपकोष में प्रवेश करता है, 4D सबसेल में प्रवेश करता है, तो उसको हम लोग 4D श्रेणी का तत्व कहते हैं। जबकि 5D किसे कहेंगे, तो बोलेंगे जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि 5D उपकोष में प्रवेश करता है तो उसको 5D श्रेणी का तत्व कहते हैं। और 6D का किसे कहा जाएगा, तो आप बोलेंगे जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर 6D उपकोष में प्रवेश करता है तो उसको 6D श्रेणी का तत्व कहते हैं। बातें तो क्लियर हैं। अब कौन कौन से तत्व इनके बीच में आएंगे उसको देख लेते हैं। दूसरा मैंने बताया कि कौन सा होगा, आपका 4D श्रेणी होगा। और 4D श्रेणी में जो आपके तत्व होते हैं वो बोला जाता है परमाणु क्रमांक 39 से लेकर कहां तक, परमाणु क्रमांक 48 तक। 39 से लेकर 48 तक के जो सभी तत्व होते हैं, परमाणु क्रमांक 39 से लेकर 48 तक के जो तत्व होते हैं वह 4D श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। फिर इसके बाद हो जाता है आपका 5D किसे कहेंगे, 5D श्रेणी किसे कहेंगे, तो आप बोलेंगे परमाणु क्रमांक कहां से, देखो लिखेंगे यहाँ पे 57,72, 57,72, 57 और 58 और 71 तक आपके हो जाते हैं लैंथेनाइड श्रेणी हो जाते हैं। तो यहाँ पे 57 और 72 लिख दिया गया, यानी कि 57 और 72 वाले के साथ साथ कहां तक, 80 तक के जो सभी तत्व होते हैं, कहां तक, 80 तक के जो सभी तत्व होते हैं वह 5D श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे अफबाउ के नियम के अनुसार तो इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है। और फिर इसके बाद हो जाता है आपका चौथा नंबर हो जाता है 6D श्रेणी। 6D श्रेणी किसे कहेंगे, बोलेंगे जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, क्या बोला गया, जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर 6D उपकोष में प्रवेश कर जाता है तो उसको 6D श्रेणी का तत्व कहते हैं। ठीक है। अब देखो 6D में कौन कौन सा आएगा, तो आप बोलेंगे 89,104, कौन, 89,104 से लेकर कहां तक, 100 कहां तक भाई, बोलेंगे 112 तक, 112 तक के जो सभी तत्व होते हैं उसको हम लोग 6D श्रेणी का तत्व कहते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वह है ट्रांजिशन मेटल यानी कि संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व किसे कहेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, विधिवत जानकारी लेंगे, किसको संक्रमण तत्व कहेंगे, किसको संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। तो आप क्लास में मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं।
चलते हैं अब इसके बाद अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम होता है संक्रमण तत्व। प्रिय विद्यार्थी, जैसे आपको पता है कि संक्रमण तत्व कोई लोग कह देते हैं कि जो सभी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वह संक्रमण तत्व कहलाते हैं, लेकिन जो कि पूरी तरह से गलत माना जाएगा। आपको पता होगा कि जो जिंक होता है, कैडमियम होता है, मरकरी होता है, यह सब आपके डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। तो संक्रमण तत्व का एग्जैक्ट डिफिनीशन जो बनता है वो कहा जाता है कि वे सभी डी ब्लॉक के तत्व जिसका डी उपकोष, वे सभी डी ब्लॉक के तत्व जिसका डी उपकोष अर्धपूरित होता हो या इनकम्प्लीट होता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन बोला जाएगा कि वे सभी डी ब्लॉक के तत्व, वे सभी डी ब्लॉक के तत्व, वे सभी डी ब्लॉक के तत्व जिसका डी उपकोष, अर्धपूरित होता है, संक्रमण तत्व कहलाता है। संक्रमण तत्व कहलाता है। संक्रमण तत्व कहलाता है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो जेडेयन होता है यानी कि जिंक होता है, जिंक तो आपका डी ब्लॉक का तत्व होता है, लेकिन इसको संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि जो डी ब्लॉक का तत्व होता है उसमें अगर फुलफिल इलेक्ट्रॉन फेल हो जाएगा, फुलफिल इलेक्ट्रॉन को भर दिया जाएगा, तो वह संक्रमण तत्व नहीं कहलाता है। जैसे अब एक आपको एग्जांपल लिख लीजिएगा एक्सेप्शन में, या लिख लीजिए, क्वेश्चन करके लिखिएगा, जेडेयन डी ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों? संक्रमण तत्व नहीं है क्यों? संक्रमण तत्व नहीं है क्यों? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, तो जेडेयन होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो, एटॉमिक नंबर 30, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 हो जाता है। तो इसका जो आपका कह सकते हो कि जेडेयन का डी उपकोष पूर्ण रूप से भरे होने के कारण इसको संक्रमण तत्व नहीं कहते। इसको संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, जबकि जेडेयन डी ब्लॉक का तत्व है। डी ब्लॉक का तत्व है। आया समझ में? अब इसके अलावा कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो आपके संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं जबकि डी ब्लॉक के तत्व होते हैं? तो आपको पता है कैडमियम का परमाणु क्रमांक होता है, कैडमियम का परमाणु क्रमांक हो जाता है आपका 48। ठीक है, 48। मरकरी Hg, इसका होता है एटॉमिक नंबर 80, और एक होता है आपका UUB जिसका एटॉमिक नंबर होता है 112 यानी कि 112। तो यह जो आपके सभी तत्व होते हैं, यह डी ब्लॉक के तत्व तो है, डी ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। क्योंकि यह जो आपके जो कैडमियम, मरकरी, UUB और जो आपके जेडेयन होते हैं, इनके डी उपकोष फुलफिल भरे होते हैं।
पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसलिए ये आपका संक्रमण तत्व नहीं कहलाता है। आया समझ में? नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हेडिंग बनाइएगा संक्रमण तत्व के सामान्य लक्षण। संक्रमण तत्व के सामान्य लक्षण। संक्रमण तत्व के सामान्य लक्षण। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व के सामान्य लक्षण। ठीक है, करिए इसको, हेडिंग बनाइए, फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो सामान्य लक्षण होता है, बोला जाता है कि यह जो आपके सभी संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व का संक्रमण तत्व का गलनांक एक सेकेंड, संक्रमण तत्व का गलनांक यस तथा पी ब्लॉक के तत्वों से अधिक होता है, अधिक होता है। फिर इसके बाद जो दूसरा वाला पॉइंट है वो बोला जाता है कि ए मतलब संक्रमण तत्व, यस तथा पी ब्लॉक, यस तथा पी ब्लॉक से अधिक कठोर होते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों से अधिक या पी ब्लॉक की धातुओं से अधिक कठोर होते हैं, की धातुओं से अधिक कठोर होते हैं। और तीसरा वाला पॉइंट इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि यह जो आपका होता है रंगीन संकरित लवण बनाते हैं या संकर लवण बनाते हैं, संकर लवण बनाते हैं। फिर इसके बाद जो नंबर 4 पॉइंट होगा वो बोला जाएगा कि ये संकर रंगीन, ये रंगीन संकर आयन बनाते हैं, रंगीन संकर आयन या रंगीन लवण बनाते हैं और यह रंगीन संकर आयन बनाते हैं। फिर लास्ट वाला पॉइंट बोला जाता है कि ए अनुचुंबकी, अनुचुंबकी तथा उत्प्रेरक, उत्प्रेरक दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं, दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए। और आपको पता हो गया जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल और ट्रांजिशन एलिमेंट। तो क्या क्या पॉइंट बोला गया उसको आइए समझ लेते हैं। पहला आपको पॉइंट बोला गया कि यह जो आपके संक्रमण तत्व होते हैं उनका जो गलनांक होता है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह यस तथा पी ब्लॉक के तत्वों से क्या होता है, अधिक होता है। मतलब यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो सभी तत्व होते हैं उनसे क्या होगा, संक्रमण तत्व का गलनांक ज्यादा होता है। दूसरे वाले पॉइंट में बोला जाएगा कि ए यस तथा पी ब्लॉक की धातुओं से अधिक कठोर होते हैं।
मतलब यस तथा पी ब्लॉक का जो आपका मेटल्स होता है उससे अधिक कठोर हो जाता है, किसका संक्रमण तत्व उससे ज्यादा कठोर होता है। और बोला गया कि यह जो आपके संक्रमण तत्व होते हैं वह रंगीन लवण बनाते हैं। और चौथा बोला गया कि यह जो आपके रंगीन संकर आयन बनाते हैं। और लास्ट वाला पॉइंट बोला गया कि यह जो आपके संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व एक प्रकार के अनुचुंबकी तथा उत्प्रेरक दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। अब इसके बाद अगली हेडिंग बनेगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे अभी मैं यहां पे लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं डी ब्लॉक के तत्वों का, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1 या NS2 होता है। और यह जो आपका होता है उसको कहते हैं बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जो बाहरी वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, जो बाहरी वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा या जो बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह होगा NS1 NS2। मतलब NS1 हो सकता है या NS2 हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम लोग आंतरिक वाले का करेंगे तो आंतरिक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा N-1 S2 N-1 P6 और N-1 D1 से लेके 10 तक, D1 से लेके 10 तक हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, इसको बोलेंगे हम लोग आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया समझ में इतना? अब जैसे अभी हम एक तत्व ले लेते हैं यहाँ पे स्कैंडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। यह जो आपका स्कैंडियम होता है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि यह हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3d वाले को पहले कर लेते हैं, 3d1 4s2 हो जाएगा। तो इसका जो वायतम वाला है, वायतम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह क्या आपका 4s2 है। यानी कि इसके लिए जब n की वैल्यू निकालेंगे तो n का मान कितना होगा? 4। ठीक है, तो यह आपका कितना हो जाएगा? NS2 टाइप में है, यानी कि यह कौन सा आपका डी ब्लॉक के तत्व का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। लेकिन जब हम यहाँ पे n का मान 4 रखेंगे तो बताइए, जब n का मान 4 रखेंगे तो 4 - 1 S2, फिर इसके बाद हो जाएगा आपका 4 - 1 P6, 4 - 1 D, और आपको पता है कि यहाँ पे कितना है? 1 है। तो आप कैसे निकालोगे? 3s2 3p6 3d1, 3s2 3p6 3d1। और यह जो रहता है इसी को हम लोग कह देते हैं आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी ब्लॉक के तत्वों का। आया समझ में? इसी प्रकार जब हम लोग जिंक का करेंगे तो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर इसके बाद हो जाएगा 4, फिर इसके बाद 3d10 4s2। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वह कितनी होगी? 4। जब n की वैल्यू 4 होगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो आपका 4s2 है इसको पढ़ा जाएगा बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका? जिंक का। लेकिन जब आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3s2 3p6 3d10 हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से नोट डाउन करिए। ठीक है, नोट डाउन हो गया। तो अब इसके बाद नोट डाउन करने के बाद
अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक या तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जिसको कहते हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। ठीक है, हेडिंग बना लीजिए। और इसमें आपको दो इंपॉर्टेंट संक्रमण तत्व के यौगिक के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम होता है, एक का नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक का नाम हो जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। और यह दोनों आपके सिलेबस में क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो पहला हम लोग इंपॉर्टेंट करके लिखते हैं, जिसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए, हेडिंग बना लीजिएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब देखिएगा क्या बोला जाएगा। यह जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, बोला जाता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमाइट अयस्क के द्वारा निम्नलिखित प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। और कैसे ज्ञात किया जाता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो क्रोमाइट अयस्क होता है, क्रोमाइट अयस्क को पीस दिया जाता है और उसमें निर्जल सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाता है। और जब निर्जल सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है, उसमें बिना बुझा हुआ चूने के मिश्रण को परावर्तनी भट्ठी में जब लेते हैं, परावर्तनी भट्ठी में लेकर जब गर्म करते हैं, तो उसमें क्या मिला देते हैं, भर्जित जो आपका द्रव रहता है उसमें जल मिला देते हैं। और जल मिलाने के बाद सोडियम क्रोमेट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, देखो क्या करेंगे हम लोग, बोलेंगे क्रोमाइट अयस्क के द्वारा पोटेशियम क्रोमाइट अयस्क प्राप्त होता है और अविलेय फेरिक ऑक्साइड शेष रह जाता है। अविलेय फेरिक ऑक्साइड शेष रह जाता है। ठीक है, अब देखिएगा बनता क्या है आपका, कैसे कैसे आपको क्या मिलाना है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला गया, क्रोमाइट अयस्क। तो पहले हम लोग क्या लेते हैं, क्रोमाइट अयस्क FeCr2O4 प्लस क्या बोला गया कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट ले लिया। ठीक है, और क्या मिलाकर वायु की उपस्थिति में परावर्तनी भट्ठी में क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। परावर्तनी भट्ठी में गर्म करने के बाद बनता क्या है आपका है,
सोडियम क्रोमेट बन जाता है, सोडियम क्रोमेट। ठीक है, सोडियम क्रोमेट बन जाता है। ठीक है, सोडियम क्रोमेट बन जाता है, प्लस और क्या बनता है आपका, अविलेय फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, प्लस हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। नाम लिख लीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा, क्रोमाइट अयस्क, क्रोमाइट अयस्क। ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और ये हो गया आपका सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट, और ये हो जाएगा आपका फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा क्या बोला गया। बोला गया कि क्रोमाइट अयस्क के द्वारा, क्रोमाइट अयस्क के द्वारा पोटेशियम डाइक्रोमेट निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त करते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, क्रोमाइट अयस्क को पीसकर उसमें निर्जल सोडियम कार्बोनेट और बिना बुझा चूना का मिश्रण लेकर वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में परावर्तनी भट्ठी में क्या कर देते हैं, गर्म करते हैं। और परावर्तनी भट्ठी में जब गर्म करते हैं तो जो भर्जित द्रव रहता है उसमें जल मिलाकर फिल्टर करने पर क्या प्राप्त होता है आपका, सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है। और जो आपकी अशुद्धि रह जाती है, यानी कि कह सकते हैं अविलेय फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसी के आगे अभी आपका सोडियम क्रोमेट बना है, आपको बनाना क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है। नोट डाउन करिए। देखिए अब इसके बाद ये होगा आपका फॉर्मूला, इसका बना लीजिएगा Na2CrO4, जिसका नाम होता है सोडियम क्रोमेट। अब क्या करते हैं कि यह जो आपका सोडियम क्रोमेट होता है, सोडियम क्रोमेट को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करा देते हैं, अभिक्रिया करा देते हैं। देख लीजिए अब इसके आगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा आपका, बोला जाएगा कि यह जो आपका सोडियम क्रोमेट था, सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट की अभिक्रिया कर देनी है सांद्र H2SO4 के साथ। ठीक है, जब सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया, अब क्या करते हैं कि यह जो आपका सोडियम बाइक्रोमेट होता है, सोडियम बाइक्रोमेट के सांद्र जलीय विलयन को पोटेशियम क्लोराइड के सांद्र जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करते हैं, तब जाके बन जाता है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता है। देखिए अब इसके बाद बोला जाएगा, ये तो हो गया आपका नंबर दूसरा। उसी में नंबर तीसरा पॉइंट करके अगर लिखेंगे तो बोलेंगे कि जब सोडियम बाइक्रोमेट के सांद्र जलीय विलयन
सांद्र जलीय विलयन की अभिक्रिया, सांद्र जलीय विलयन की अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड के सांद्र, पोटेशियम क्लोराइड के सांद्र जलीय विलयन के साथ करते हैं तो विलयन के साथ करते हैं तो सांद्र जलीय विलयन के साथ करते हैं तो है तो किसका निर्माण होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है और NaCl का क्रिस्टल अवक्षेपित हो जाता है। NaCl का क्रिस्टल अवक्षेपित हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। चलो बना लेते हैं हम लोग। सोडियम बाइक्रोमेट ले लीजिए, क्या हो जाएगा? Na2Cr2O7। ठीक है, यह क्या हो गया आपका? सोडियम बाइक्रोमेट। सोडियम बाइक्रोमेट की अभिक्रिया कर देनी किसके साथ? कॉन्क HCl के साथ। ठीक है, कॉन्क HCl के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो किसका निर्माण हो जाता है? सॉरी, कॉन्क KCl के साथ, पोटेशियम क्लोराइड के साथ ना, पोटेशियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो बन जाएगा आपका K2Cr2O7 प्लस हो जाता है आपका NaCl और यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आया समझ में? तो आपको समझ में आ गया कि कैसे आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण होता है। तो सबसे पहले क्या बोला गया कि क्रोमाइट अयस्क लीजिएगा, क्रोमाइट अयस्क को क्या कर दीजिएगा? पीस दीजिएगा और पीसने के बाद उसमें निर्जल सोडियम कार्बोनेट लीजिएगा और उसमें क्या मिला दीजिएगा? ऑक्सीजन, यानी कह सकते हैं कि उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और उसको परावर्तनी भट्ठी में डालकर गर्म कर देते हैं तो बन जाता है आपका सोडियम क्रोमेट बन जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि सोडियम क्रोमेट लीजिएगा और उसको कांक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करिएगा तो क्या बन जाता है? सोडियम बाइक्रोमेट बन जाता है। अब ये जो सोडियम बाइक्रोमेट होता है उसके सांद्र जलीय विलयन में KCl के सांद्र जलीय विलयन के साथ मिलाकर जब इसको गर्म किया जाता है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है और NaCl क्या हो जाता है? अवक्षेपित हो जाता है। ठीक है, नोट डाउन करिए। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में आगे डिस्कस करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का गुण, पोटेशियम डाइक्रोमेट का गुण। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट के गुण। और इसमें पहला हम लोग पढ़ते हैं भौतिक गुण, भौतिक गुण जिसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है इसमें देखिएगा 3 पॉइंट आपको बताएंगे और तीनों पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपको बोल दिया जाएगा यह जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वह जल में तो घुलता है लेकिन अल्कोहल में अघुलनशील होता है। पहला पॉइंट बोलेंगे कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, यानी कह सकते हैं कि यह जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है यह जल में विलय होता है परंतु अल्कोहल में अविलय होता है। फिर उसके बाद दूसरा वाला पॉइंट बोला जाएगा कि यह जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट का जलीय विलयन होता है यह नारंगी रंग का होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट नारंगी रंग का होता
है। फिर उसके बाद बोलेंगे कि यह जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है इसका जो गलनांक होता है वह 669 केल्विन होता है। तो 3 पॉइंट आपको लिखना है। पहले पॉइंट में बोलेंगे कि यह जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है यह जल में विलेय है, परंतु एल्कोहल में अविलेय होता है। ठीक है, अविलेय होता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि यह नारंगी रंग का होता है। कौन से रंग का? तो नारंगी रंग का होता है। ठीक है, तीसरा आप पढ़ेंगे कि यह जो आपका होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट या इसका गलनांक 669 केल्विन होता है। 669 केल्विन होता है। नोट डाउन करिए। अगला जो टॉपिक है वह है आपका रासायनिक गुण, जिसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। यह जो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज पोटेशियम डाइक्रोमेट का होता है उसमें नंबर 1 आपका हो जाता है ऊष्मा का प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ हीट। तो यह जो आपका इफेक्ट ऑफ हीट होता है इसमें क्या होता है, बोला जाता है कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम लोग ऊष्मा देते हैं या इसको जब गर्म करते हैं तो यह किस में डिवाइड हो जाता है, तो आप बोलते हैं कि पोटेशियम क्रोमाइट प्लस पोटेशियम क्रोमाइट हो जाएगा और हो जाता है आपका Cr2O3 प्लस हो जाता है आपका O2 में डिवाइड हो जाता है। आए समझ में? यानी कह सकते हैं कि यह जो आपका उष्मा का प्रभाव किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट पर, यानी कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम हीट देते हैं तो यह K2Cr O4 और Cr2O3 के साथ साथ O2 में डिवाइड हो जाता है या O2 में अपघटित हो जाता है। तो समीकरण को बैलेंस करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 से और इसमें कर देते हैं हम लोग 2 से कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। तो देखते हैं समीकरण क्या हो जाता है आपका। बैलेंस आप देखेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 7 चौक 28 और यहाँ पे देखो 4 चौक 16 और 6 कितना हो गया, 16 6 22 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 22 6 28 हो जाता है। अब फिर इसके बाद जो दूसरा आपका हो जाता है आपका, दूसरे में बोला जाएगा HCl से अभिक्रिया। HCl से अभिक्रिया या HCl से क्रिया। जब HCl से क्रिया करते हैं किसका, K2Cr2O7 का, K2Cr2O7 की अभिक्रिया HCl के साथ करते हैं तो यह आपका KCl प्लस CrCl3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस में Cl2 गैस में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है या अपघटित हो जाता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं 14Cl और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा समीकरण आपको संतुलित दिख रहा होगा। यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, समीकरण आपका बैलेंस हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरा वाला होता है, तीसरे में बोला जाता है AgNO3 से क्रिया। AgNO3 से क्रिया मतलब सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया। जब सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का K2Cr2O7 का, तब यह किसमें आपका अलग होगा, तो आप बोलेंगे कि जब इसके साथ अभिक्रिया किया जाता है तो सिल्वर डाइक्रोमेट बनाता है, सिल्वर डाइक्रोमेट बनाता है और प्लस हो जाता है आपका KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट में डिवाइड हो जाता है या अपघटित हो जाता है। इसका नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा सिल्वर डाइक्रोमेट। सिल्वर डाइक्रोमेट में डिवाइड या अपघटित हो जाता है।
आया समझ में इतना। फिर इसके बाद अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी कि नंबर 4 वाला पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट पे हम लोग लिख लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। नोट डाउन करिए। अब इसके बाद हम लोग अगला हेडिंग बनाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ अभिक्रिया। तो H2SO4 के साथ जब हम लोग अभिक्रिया करते हैं K2Cr2O7 का, तो यह आपका बना लेता है पोटेशियम सल्फेट जल और CrO3 बना लेता है। मतलब यहाँ पे देखिएगा K2Cr2O7 की अभिक्रिया जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं यानी कि H2SO4 के साथ करते हैं, तो यह बना लेता है K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट प्लस बना लेगा H2O प्लस हो जाता है आपका CrO3 बना लेता है। तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखेंगे समीकरण संतुलित है, तो आप बोलेंगे आप पोटेशियम की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ पे पोटेशियम की संख्या 2 है, ठीक है। क्रोमियम यहाँ पे 2 है, क्रोमियम यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है यहाँ पे 7 4 11 और यहाँ पे 4 1 5 3 सॉरी 4 1 5 3 दूनी 6 5 11 हो जाएगा। यानी कि कहने का मेरे मतलब है कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करते हैं तो वह आपका पोटेशियम सल्फेट H2O और क्रोमियम ऑक्साइड में अपघटित हो जाता है, ठीक है। नोट डाउन करिए। अब इसके बाद अगला जो आपका टॉपिक रहेगा वह है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, और यह आपका जब पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ लेंगे आप डी ब्लॉक टोटल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और यह जो डी ब्लॉक का जो आपका मैराथन क्लास है, इस मैराथन क्लास को अपने मित्रों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे आपको एक नोट्स भी मिल जाए और आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में भी आ जाएगी, ठीक है। और अगर जहां पे आपको समझ में नहीं आया होगा तो चैट बॉक्स में चैट जरूर करिएगा, ठीक है। तो अगली हेडिंग बना लीजिएगा, नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट हेडिंग बना लीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट जिसको कहते हैं KMnO4, ठीक है। KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट। और यह जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है इसको पाइरोलुसाइड के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं। पाइरोलुसाइड बोले तो मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड जो रहता है आपका, मैग्नीज डाइऑक्साइड को हम लोग पाइरोलुसाइड भी कहते हैं। नोट डाउन करिए, हेडिंग बना लीजिएगा पोटेशियम परमैंगनेट। अब इसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट होता क्या है, तो आपको पता है कि बोला जाएगा KMnO4 को हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। और यह जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है यह पाइरोलुसाइड के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो आप पाइरोलुसाइड किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे पाइरोलुसाइड का मतलब होता है MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड को हम लोग पाइरोलुसाइड कहते हैं। और मैग्नीज डाइऑक्साइड से पोटेशियम परमैंगनेट निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अब होता क्या है कि यह बोला जाता है कि यह जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट होता है यह किसके द्वारा प्राप्त किया जाएगा, तो आप बोलेंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड या पाइरोलुसाइड। तो सबसे पहले बोला जाता है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड या पाइरोलुसाइड को हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद पोटेशियम नाइट्रेट, ऑक्सीजन और इसको ठोस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद यह आपका बदल जाता है पोटेशियम मैग्नेटाइट में। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले बोला जाएगा कि यह जो आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड को हम लोग अभिक्रिया करवा देते हैं KOH के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, KOH के साथ। तो बन जाता है आपका पोटेशियम मैग्नेटाइट, पोटेशियम मैग्नेटाइट बन जाता है। और यह पोटेशियम परमैग्नेटाइट या और यहाँ पे क्या हो जाता है H2O हो जाता है। इसका नाम हो जाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड या पाइरोलुसाइड। और यह हो जाता है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैसा होगा, आपका सॉलिड होगा। और यह बन जाता है आपका पोटेशियम मैग्नेटाइट बन जाता है,
ठीक है। और यह जो पोटेशियम मैग्नेटाइट होता है, पोटेशियम मैग्नेट, यहाँ पे पहले नाम लिख लीजिएगा, मैग्नीज डाई ऑक्साइड, मैग्नीज डाई ऑक्साइड या इसी को कहते हैं पाइरोलुसाइड। और यह आपका पता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इस यह बन जाता है आपका पोटेशियम मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, यह पोटेशियम मैग्नेटाइट बन जाता है। अब क्या बोला जाता है कि यह जो आपका पोटेशियम मैग्नेटाइट होता है, पोटेशियम मैग्नेटाइट में हम लोग ऑक्सीजन को प्रवाहित करते हैं। जब ऑक्सीजन को प्रवाहित करते हैं तो यह पोटेशियम मैग्नेटाइट आपका पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। पोटेशियम मैग्नेट का मतलब हो गया K2MnO4 में यह आपका अपघटित हो जाता है। नाम लिख लीजिएगा इसका, क्या हो जाएगा आपका पोटेशियम मैग्नेटाइट, पोटेशियम, ये हो जाएगा आपका पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट। समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखो 3 और ये 2 5 और यहाँ पे कितना आपका 4 है, तो हम लोग कितने से गुणा कर देते हैं, आपका 1/2 से गुणा कर देते हैं और समीकरण दोनों तरफ क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। अब इसके बाद क्या बोला जाता है कि यह जो आपका पोटेशियम पोटेशियम मैग्नेट है, अब इस पोटेशियम मैग्नेट का हम लोग बनाएंगे जेली विलयन, और जेली विलयन में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करते हैं, और वह जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह पोटेशियम पर मैग्नेट में कन्वर्ट कर देता है, और पोटेशियम पर मैग्नेट का जो रंग होता है वह यहाँ पे क्या हो जाता है, तो आप बोलेंगे कि पोटेशियम पर मैग्नेट का जो रंग हो जाता है वह क्या एक प्रकार का बैगनी रंग हो जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा कि यह आप लोग लेंगे K2MnO4 लेंगे, और इसमें क्या मिलाएंगे, H2O मिलाएंगे, प्लस क्या मिला देंगे हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला देते हैं तो यह आपका पोटेशियम पर मैग्नेट में, और K2CO3 में लिख लो यहाँ पे, KMnO4 में मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट में, और हो जाएगा आपका K2CO3 में, प्लस हो जाएगा आपका K2CO3, फिर इसके बाद हो जाता है आपका MnO2 इंटू H2O में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, MnO2 इंटू H2O में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका नाम हो जाता है पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए फटाक से। अब इसके बाद इसका भौतिक गुण देख लेते हैं। भौतिक गुण क्या होता है, तो इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं, या इसको मिटा दें। यह जो आपका पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, बोला जाता है कि पोटेशियम पर मैग्नेट यानी कि KMnO4, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट यानी कि KMnO4 जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील या जल में विलय होता है, ठीक है। फिर इसके बाद बोलेंगे कि यह जो आपका KMnO4 होता है, KMnO4 का जली विलयन बैगनी रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है, ठीक है। आउट बोला जाएगा कि यह जो आपका पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट बैगनी रंग का बैगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, या क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। तो आपको समझ में आ गया पोटेशियम पर मैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। यह आपके डी ब्लॉक के तत्वों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज का जो डी ब्लॉक के तत्वों का मैराथन क्लास था, आज मैराथन क्लास समाप्त होता है। फिर इसके बाद अब कल लेके आएंगे आपके बीच में एफ ब्लॉक के तत्वों का महा मैराथन क्लास, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए।